तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको अब स्विच करना चाहिए, आपको अब ये छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में आना चाहिए? ये ऋषभ आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैंने अपना मेरे सभी जो अटेम्प्ट थे वो एग्जॉस्ट नहीं हुए थे, तीन चार अटेम्प्ट मेरे बचे थे। लेकिन मेरे को क्यों ऐसा आया, क्योंकि सबसे पहले तो जैसे एक फियर फियर फैक्टर आने लगता है ना, जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन जो गैप होगा आपका बढ़ते रहता है ग्रेजुएशन के बाद का। और फिर मैंने डेटा साइंस के बारे में रिसर्च किया यूट्यूब पर। तो मैंने जाना कि मतलब ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, लाइक पाइथन हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टैट वगैरह, स्टैटिस्टिक्स हो गया, एमएल हो गया। तो मैंने डेटा साइंस स्टार्ट भी कर दिया था पढ़ना। स्टूडेंट जो भी ग्रेजुएट हो रहा है और जिसके मन में बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि आपने देखा है आज के टाइम मूवीज बन रही है यूपीएससी के ऊपर। एक तो 12th फेल बनी है, फिर एक अपनी एस्पिरेंट्स बन रही है। तो एक ये मूवी से क्या होता है कि एक वो और बढ़ जाता है, ग्लैमरस जो चीज दिखाई जाती है। और जैसे आपने रियलिटी बताई कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, हम्म, बहुत चीजें डिफर होती है। मतलब हमें अच्छी चीज दिखाई देती है, बुरी हम्म, चीज दिखाई नहीं देती है। और जब बंदा उस प्रिपरेशन में घुसता है जहाँ पे लाखों की भीड़ ऑलरेडी है, तो फाइनेंसिस भी होते हैं, फिर मेंटल प्रेशर भी होता है उसके ऊपर, और गैप तो बढ़ता रहता है। तो एक स्टूडेंट को कैसे मतलब डिसीजन लेना हम्म। चाहिए कि मुझे कितनी तैयारी करनी चाहिए या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मतलब पर्सनैलिटी वो अपनी कैसे फाइंड आउट कर सकता है? मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने बोला कि हर्षित, ये लिंक्डइन पर एक्टिव होना पड़ता है जॉब सर्च के लिए। तो उस हिसाब से फिर मैंने, और लिंक्डइन और नौकरी पर जॉब के लिए अप्लाई भी करना होता है। तो उस हिसाब से जब मैंने कोर्स अपने कंप्लीट किया, अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, उस पोर्टफोलियो मेरी तैयार हुई, उसके बाद मैं लिंक्डइन पर एक्टिव हो गया। फिर लिंक्डइन पर मैं डेली पोस्ट करता था। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत है आप सभी का एक और जबरदस्त पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है। बट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के दौरान उन्हें कुछ ऐसा लगा, कुछ उन्हें अलग से फील हुआ, जिस वजह से उन्होंने वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ के और कॉर्पोरेट की तरफ मूव करने का सोचा। और आज वो एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट रोल में है। तो आज हम इस वीडियो से जानेंगे कैसे उन्होंने इस चीज को अचीव किया है, कैसे उन्होंने गैप होने के बावजूद चीजों को अचीव करा है। तो आज हमारे साथ हैं हर्षित भाई। हर्षित भाई, सबसे पहले तो आपका वेलकम है चैनल के ऊपर। आप टाइम निकाल के चैनल के ऊपर आए हमारी ऑडियंस के लिए। तो मैं चाहूंगा आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आपके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग पाए। तो सबसे पहले ऋषभ, बहुत थैंक यू आपको, आपने अपने चैनल पर मेरे को इनवाइट किया। और तो मेरा सो मैंने 2018 में अपना बीटेक कंप्लीट किया विद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर मेरे को था, शुरू से मेरे को था कि गवर्नमेंट एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो फिर उस वजह से मैंने फिर अपना यूपीएससी जर्नी स्टार्ट किया। और नियर अबाउट मैंने, हाँ, 5 ईयर मैंने प्रिपेयर किया यूपीएससी के लिए। तो हर्षित भाई, उसके बाद लाइक अचानक से जैसे आपने 5 इयर्स कर लिया, और जहां तक मैंने सुना है कि अभी अटेम्प्ट्स आपके पास थे एक दो और, आजकल अटेम्प्ट्स काफी बढ़ गए हैं। तो हम्म। आपने क्यों नहीं मतलब ट्राई किया कि ऐसा भी तो हो सकता था कि एक बार और अटेम्प्ट करते और आपका निकल जाता? क्योंकि जब आप इतने सालों तक कोई बंदा प्रिपेयर कर रहा होता है तो उसे पता लग जाता है मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको अब स्विच करना चाहिए, आपको अब ये छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में आना चाहिए? ये ऋषभ आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैंने अपना मेरे सभी जो अटेम्प्ट थे वो एग्जॉस्ट नहीं हुए थे, तीन चार अटेम्प्ट मेरे बचे थे। लेकिन मेरे को क्यों ऐसा आया, क्योंकि सबसे पहले तो जैसे एक फियर फियर फैक्टर आने लगता है ना, जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन जो गैप होगा आपका बढ़ते रहता है ग्रेजुएशन के बाद का। और सेकेंडली फिर आपका ये मेरे फादर भी रिटायर हो गए थे। तो उसके बाद फिर मेरे को आया, जैसे कि मैं, सेल्फ डाउट आता है ना, तो वैसा ही मेरे को आया। तो मेरे को लगा उस हिसाब से कि इसमें मैं आगे मतलब कंटिन्यू करना मेरे लिए सही नहीं होगा। और फिर मैंने इसको, और वैसे भी जैसा रिस्पॉन्ड, आपने ठीक बोला कि गलती पता चल जाती है। लेकिन ये था कि मेरे को हो सकता है आप सही हो, अगर मैं और थोड़ा रुकता तो हो सकता है मेरा हो भी जाता। बट ये है कि बट ये है कि हाँ, लेकिन मैंने रुकता तो हो जाता, बट ये था कि मेरे को लगा कि अब इसमें ज़्यादा आगे बढ़ना मेरे लिए सही नहीं होगा। और सेकंड चीज़ कि देखिए, कोई भी जॉब होती है ना, कोई भी जॉब उठा लीजिए आप, तो उसका ये है कि ये उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है। लाइट लाइक रियलिटी कोई नहीं बताता है उस जॉब के बारे में, बस हाईलाइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप डेटा फील्ड का ही, अगर वो डेटा फील्ड का एग्जांपल ले लीजिए आप, तो डेटा फील्ड में भी आपको केवल बात होगी केवल बात होगी, पैकेज की बात होगी बस। जो कोर्स एडटेक कंपनियां हैं वो भी कोर्स जो बेच रहे हैं, केवल दिखाएंगे कि ये 50 लाख आपको पर एलपीए
50 लाख एलपीए पैकेज लग जाएगी आप अगर डेटा एनालिस्ट हो जाते हैं या डेटा साइंटिस्ट हो जाते हैं। सो उसी तरह से यूपीएससी में भी यही होता है कि बस केवल दिखाया जाएगा कि नीली नीली बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी या लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी और बहुत ये है इज्जत है आपका सोसाइटी में। बट रियलिटी कोई नहीं, रियलिटी उसका रियलिटी में जाके आप देखोगे तो रियलिटी में क्या है। पहली चीज तो ये कि बहुत प्रेशर उस पर आपको, बहुत प्रेशर। अगर फॉर एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं मैजिस्ट्रेट को, राइट, डीएम को पकड़ लेते हैं, तो पहला चीज 24/7 आपको ड्यूटी पर है आप, राइट, बहुत प्रेशर है। थर्डली ये है कि आपको मतलब कि अगर आप फैमिली वाले बन रहे हैं तो हो सकता है कि आपको अपने फैमिली के लिए भी कभी टाइम ना दे पाएँ, कभी बहुत आपको फैमिली को आपकी ज़रूरत है बट आप ना आ पाएँ, कोई ऐसा काम हो गया या कुछ भी एक्स वाई जेड हो गया है, जिसमें आपका रहना ज़रूरी है, गवर्नमेंट मतलब कि आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में है। तो उस हिसाब से मैंने शुरू तो कर दिया था मैंने, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ मेरे को, मैंने अपने आप को मतलब ऑब्जर्व किया, मैंने अपनी पर्सनालिटी और मेरे को अपनी पर्सनालिटी समझ में आई। तो उस हिसाब से मैं, जैसे क्या है कि मैं फैमिली वाला बंदा हूँ, मेरे को चाहिए कि मैं अपना काम के बाद मेरे को अपने फैमिली के साथ रहना है, समय स्पेंड करना है। और थर्डली ये है कि मतलब कि इसमें क्या है कि यूपीएससी ये मैजिस्ट्रेट वगैरह अगर डीएम हो जाते हैं आप या आईपीएस हो जाते हैं तो अपने हिसाब से आप नहीं चल पाएंगे, आपके ऊपर भी बहुत ऊपर ऊपर आपके लोग बहुत बैठे हुए हैं और सही से आप काम भी करना चाहेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसे आपको काम करने भी नहीं दिया जाए, राइट। तो बहुत इसमें बहुत तरह के प्रेशर हैं। तो और तो मैंने अपनी पर्सनालिटी समझ ली मैं। तो एक एक फैक्टर आप ये भी कह सकते हो। सेकेंडली ये था कि मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था आगे इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन एंड ऑल दैट, और कि मतलब सक्सेस। सो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया ये सर्च करना कि और क्या मतलब आईटी, क्योंकि मैंने अपनी इंजीनियरिंग आईटी से की हुई है, तो मैंने स्टार्ट किया सर्च करना कि कि आईटी में और क्या ऑप्शन है। और हाँ, एक बात और कि मतलब कि मैं ये तो श्योर था कि मैंने डेवलपमेंट में मेरे को नहीं जाना था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्योंकि मेरा कॉलेज के दौरान थोड़ा सा मेरा बैड एक्सपीरियंस था डेवलपमेंट में, तो मैं इसीलिए मेरे को नहीं जाना था। तो अब मैं सोचा कि मेरे को करना क्या है, तो उस हिसाब से फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू किया और मेरे कजिन ने भी बताया डेटा साइंस के बारे में। तो फिर मैंने डेटा साइंस के बारे में रिसर्च किया यूट्यूब पर। तो मैंने जाना कि मतलब ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, लाइक पाइथन हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टैट वगैरह, स्टैटिस्टिक्स हो गया, एमएल हो गया। तो मैंने डेटा साइंस स्टार्ट भी कर दिया था पढ़ना, 2-3 महीना मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर मैंने एक अपने सीनियर से कनेक्ट किया, तो उन्होंने बोला हर्षित, अगर तेरे को डेटा इंडस्ट्री में जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है तो तेरे को फिर सबसे बेसिक जॉब रोल है वो डेटा एनालिस्ट की है। तो तू पहले डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट कर, फिर उसके बाद तू आगे देखना तेरे को स्विच करना है डेटा साइंस में कि नहीं। तो फिर मैंने जब उनसे बात हुई और सुना मैंने, तो मैंने फिर यूट्यूब पर स्टार्ट रिसर्च करना स्टार्ट किया। सो आफ्टरवर्ड्स फिर क्या हुआ कि मेरे को पता चला कि पावर बीआई, सीक्वल और एक्सेल ये बेसिक स्किल्स हैं जो कि डेटा इंडस्ट्री में, सॉरी, एज ए डेटा एनालिस्ट मेरे को मतलब स्किल ये एक्वायर करने हैं। तो इस तरह से मेरी जर्नी डेटा एनालिटिक्स में ग्रेट स्टार्ट हुई। ग्रेट हर्षित, मतलब आपको ये टाइमली समझ आ गया था कि अब यहाँ पे और मेहनत करने से फायदा नहीं है, आपको एक रियलिटी चेक मिल गया था कि आपने मतलब सही टाइम पे वहां से मूव आउट कर लिया ताकि जितना नुकसान हो चुका था उससे ज्यादा एटलीस्ट और नुकसान ना हो। तो हर्षित, मेरा ना इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था उस टाइम जब प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली होती है ना, तो फैकल्टी लोग जो टीचर्स होते हैं पूछते हैं कॉलेज में कि आपको प्लेसमेंट लेनी है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, हायर एजुकेशन करना चाहते हो। और उस टाइम पे लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता क्या करेंगे, क्योंकि आप देखो ज्यादातर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक मस्ती चल रही होती है कॉलेज में, ठीक है, पढ़ाई पे कोई सीरियस नहीं होता। इवन मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं, हमारे कॉलेज में जो 50-50 लाख का पैकेज भी उठाया जिन्होंने, वो सेकंड ईयर से मिड से पढ़ना स्टार्ट हुआ है सीरियसली। तो आपने जैसे 5 साल तैयारी करी है यूपीएससी की, आपको क्या लगता है, जैसे आपने वहाँ भी और स्टूडेंट्स भी देखे होंगे कोचिंग वगैरह में, आपने करा है, आपको मिले होंगे पीयर्स ऐसे, तो मतलब एक स्टूडेंट जो भी ग्रेजुएट हो रहा है और जिसके मन में बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि आपने देखा है आज के टाइम मूवीज बन रही है यूपीएससी के ऊपर, एक तो 12th फेल बनी है, फिर एक अपनी एस्पिरेंट्स बन रही है, तो एक ये मूवी से क्या होता है कि एक वो और बढ़ जाता है, ग्लैमरस जो चीज दिखाई जाती है। और जैसे आपने रियलिटी बताई कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है,
बहुत चीज़ें डिफ़र होती है, मतलब हमें अच्छी चीज़ दिखाई देती है, बुरी हुँ, चीज़ दिखाई नहीं देती है। और जब बंदा उस प्रिपरेशन में घुसता है, जहाँ पे लाखों की भीड़ ऑलरेडी है, तो फाइनेंसेस भी होते हैं, फिर मेंटल प्रेशर भी होता है उसके ऊपर और गैप तो बढ़ता रहता है। तो एक स्टूडेंट को कैसे मतलब डिसीज़न लेना हुँ। चाहिए कि मुझे कितनी तैयारी करनी चाहिए या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मतलब पर्सनैलिटी वो अपनी कैसे फाइंड आउट कर सकता है? सबसे पहले तो ऋषभ, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। लाइक आप अपना ये पूरा जब तक आप मतलब पूरा आप अपना जीवन भर का समय अपने ये मतलब कि आप ये कर सकते मतलब कि आप फैमिली के साथ अगर आपको समय स्पेंड करने का नहीं भी मौका मिल रहा है, तब भी आप उसमें उसके साथ आप मतलब ये अगर सैक्रिफाइस करना है आपको, तो उसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सैक्रिफाइस करना है, लेकिन हो सकता है कि कभी फॉर एग्जांपल मैं दूं कि शहर में कुछ कर्फ्यू लगी हुई है और आपको आपके पापा या मम्मी का तबीयत खराब है, आपको वहां रहना जरूरी है, आप इकलौते बेटे हो फॉर एग्जांपल, लेकिन अपनी ड्यूटी की वजह से आप नहीं जा पा रहे हो। तो ऐसे भी सिचुएशन, पहला रियलिटी तो ये मैंने बता दिया, ऐसा होता भी है। और सेकेंडली ये है कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है फॉर एग्जांपल कि इसमें जान रहे हो कि अगर अच्छा करना चाह रहे हो आप, तो कुछ बुरे लोग भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, आपके सीनियर्स भी हैं, तो दबाव वो झेल पा रहे हो कि नहीं आप। हो सकता है आपको फंसा दिया जाए, आपको उल्टा फंसा भी दिया जा सकता है अगर आप अच्छा करने की कुछ कोशिश कर रहे हो। सो ये प्रेशर भी आपको झेलना है, मतलब ये सबके साथ नहीं होगा, लेकिन हाँ ये रियलिटी है, तो आप इसके लिए भी तैयार हो। फिर अपने फैमिली में अगर ये फैमिली के लिए मतलब सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो। और उसके बाद फिर आता है आपका, हाँ तो तीसरा ये है कि अगर आपका ये आपकी कैपेसिटी है कि डेली आप 7 से 8 घंटे आप अ, अपना डिवोट कर सकते हो पढ़ाई में। और ये ऐसा नहीं है कि तुरंत एक अगर फॉर एग्जांपल कॉलेज के लास्ट ईयर तक आप इंजीनियरिंग का एग्जांपल पकड़ते हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अब फिर अचानक में आपने मन बना लिया कि मेरे को यूपीएससी करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना बैकग्राउंड भी करना चाहिए। ये मेरे साथ हुआ था, ये मैं फाइनल ईयर तक बहुत कम पढ़ता था सेमेस्टर केवल पास करने के लिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसीलिए बैकग्राउंड पहले देख लो कि आप अपने पिछले सालों में मतलब कि आपने आपका हैबिट रहा है कि नहीं, कि 8 से 9 घंटा पढ़ पा रहे हो कि नहीं, तभी आप स्टार्ट करो, नहीं तो एक दिन में नहीं होगा, फिर समय 1-2 साल तो आपका लग जाएगा हैबिट बनाने में। हाँ, नहीं तो फिर ऐसा चीज़ पकड़ो, और ऐसा चीज़ पकड़ो कि जिसमें आपको मतलब कि इंटरेस्ट भी हो और आप पहले से करते भी आ रहे हो। हाँ। अर्षित भाई, मतलब इससे मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कई बार तो। कॉलेज के टीचर नहीं होते, जैसे कुछ होते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ मोटिवेट करेंगे, कुछ होंगे कि आपको टेक इंडस्ट्री में जाने की तरफ मोटिवेट करेंगे, कुछ होंगे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने को मोटिवेट करेंगे, हुँ। क्योंकि टीचर्स का भी अपना-अपना सबका होता है कि लाइक हमारा जो ये फेवरेट स्टूडेंट है इसको हम यहाँ पे भेजें, क्योंकि उनके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू अलग-अलग होता है सबका। तो इस पॉइंट से आपके काफ़ी हुँ। स्टूडेंट्स की जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर होगी और डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। तो अब अगला हम एनालिटिक्स की तरफ चलते हैं कि आपने यूपीएससी से जब एनालिटिक्स में स्विच किया तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए यही रहा होगा कि आपको काफ़ी गैप आ गया था। तो और जब इतना गैप आ गया, ऊपर से अभी ले-ऑफ्स का सीज़न चल रहा है, कोविड के बाद जब ले-ऑफ्स चालू हुए 2023 में, तो आपने मतलब माइंड कैसे प्रिपेयर किया और प्रिपरेशन आपकी कैसे रही? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि क्या रहा आपका मतलब कैसे किया आपने? सो ऋषभ, जब मैंने स्टार्ट किया एनालिटिक्स, तो सबसे पहले तो मैंने सोचा नहीं कि मेरे को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं तो मैं चा फिर उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं था उस वो सोचने से। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं ना केवल अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मेरे को पता था कि मेरा गैप है तो थोड़ा दिक्कत आने वाली है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपना ये कोर्स स्टार्ट किया, कोर्स और अपना स्किल्स एक्वायर किया, टाइम लिया, मैंने स्किल्स एक्वायर किया। उसके बाद फिर मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने बोला कि हर्षित, ये लिंक्डइन पर एक्टिव होना पड़ता है जॉब सर्च के लिए। तो उस हिसाब से फिर मैंने, और लिंक्डइन और नौकरी पर जॉब के लिए अप्लाई भी करना होता है। तो उस हिसाब से जब मैंने कोर्स अपने कंप्लीट किया, अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, उस पोर्टफोलियो मेरी तैयार हुई, उसके बाद मैं लिंक्डइन पर एक्टिव हो गया। फिर लिंक्डइन पर मैं डेली पोस्ट करता था। शुरू में तो टेक्स्ट फॉर्मेट में पोस्ट किया, उसके बाद फिर मैंने
छोटे-छोटे शॉर्ट वीडियो बनाने लगे, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए, लाइक पावर बीआई का कोई कॉन्सेप्ट हो गया या एसक्यूएल का कोई कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस तरह से मैंने डेली डेली मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था और ये लिंक्डइन पर डालता था। सो अब बात आई कि ये कैरियर गैप की। तो हाँ, कैरियर गैप का तो दिक्कत हो आ रहा था, बट मैंने दूसरे साइड से देख रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर ये कोई कंपनी है, अगर मैं अपने आप को प्रूव कर ले रहा हूँ तो ऐसी बहुत कंपनियां होंगी जो केवल आपका काम देखेंगी, कैरियर गैप नहीं देखेंगी, आपका टैलेंट देखेंगी। तो मैं इस हिसाब से मैं चल रहा था और मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था एचआर से या वर्किंग प्रोफेशनल से, स्टार्टअप्स के, और या तो फिर आपके ये डायरेक्ट को फाउंडर से भी। क्योंकि हाँ, कैरियर गैप है तो आपको कुछ कंपनियां हैं एमएनसीज, इंडियन इंडियन एमएनसीज जो जॉब नहीं देंगी, बट स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप से में आपको जॉब मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप में आपको जॉब मिल सकती है कैरियर गैप के बावजूद, बस आपको आपको अपने आप को प्रूव करना होगा। ओके तो पोर्टफोलियो एक राइट पोर्टफोलियो के साथ। ओके तो हर्षित, अभी जैसे आपने प्रिपरेशन करी है तो आपने सेल्फ प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे रिसोर्सेस यूज करे होंगे, तो जो भी मतलब आपको याद है एक बार आप बता सकते हैं उसको, ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल पाए। हाँ, श्योर सर। तो सबसे पहले पावर बीआई के लिए मैंने ये सीक्वल बीआई एक चैनल है, उसको मैंने रेफर किया था, और करवल रेफर किया था। ये डेक्स के लिए है। और बाकी मैंने जो जो कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, वो कॉन्सेप्ट मैंने यूट्यूब के डिफरेंट डिफरेंट चैनल से पढ़े हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, या फिर मैंने मैंने गूगल पर भी सर्च कर लिया। तो ये चीज़ मैंने पावर बीआई के लिए पढ़ा। फिर सीक्वल के लिए मैंने एक एजुकेटर हैं, विशाल कौशल, तो उनका मैंने फ्री बैच ज्वाइन किया था। और जो सीक्वल प्रॉब्लम्स है, मैंने वो अंकित सर के चैनल से, मतलब उनका पूरा नाम है अंकित बंसल, सो उनके चैनल से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, प्लस हैकर रैंक से भी क्वेश्चन लगाए थे मैंने। और एक्सेल के लिए मैंने एक चंदू चैनल है, उनके वीडियोस में देखता था। और प्लस कि मैंने कोड बेसिक्स के भी एक एक्सेल के कोड मॉड्यूल मैंने खरीदे हुए थे। ग्रेट हर्षित भाई, तो इससे काफ़ी हम्म। हेल्प मिली है कि स्टूडेंट्स को। तो अभी जैसे आपने इंटरव्यूज़ दिए होंगे एक दो कंपनीज़ में, तो आपको मतलब क्या लगता है कि एज़ अ फ्रेशर या जिसका गैप है, अगर वो डेटा एनालिस्ट में जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो कंपनीज़ क्या डिमांड ज़्यादा करती है? मतलब आपकी प्रोफ़ाइल में अगर एक तरफ प्रोजेक्ट है और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसकी प्रोफ़ाइल में प्रोजेक्ट नहीं है पर इंटर्नशिप है, तो कंपनी किसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देगी? ये तो डिफर करता है कंपनी टू कंपनीज, कि अगर मेरे कैरियर गैप हैं, बट मैंने ये पोर्टफोलियो है मेरे, और एक बंदा है उसके इंटर्नशिप किए हुए हैं, तो हो सकता है कि उस बंदे को प्रेफरेंस मिल जाए क्योंकि वो इंटर्नशिप करके आया हुआ है। बट कंपनीज टू कम इस क्वेश्चन के यही मतलब आंसर है कि कंपनीज टू कंपनीज वेरी करते हैं। बट ये है कि आपने अगर पोर्ट मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो स्ट्रांग है और आपने अपना रेज्यूमे मतलब ऑप्टिमाइज किया हुआ है, एटीएस स्कोर आपका 70 प्लस है, और लिंक्डइन पर आपका प्रेजेंस है, लिंक्डइन पर आप कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको कॉल आएंगे, ये तो श्योर है। ओके, ओके। तो हर्षित, जैसे आपने इंटरव्यू दिए हैं, तो एग्ज़ैक्ट एक डेटा एनालिस्ट अगर जो फ्रेशर रोल के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? मतलब कितने राउंड्स होते हैं और क्या-क्या पूछा जाता है राउंड्स में? सो ऋषभ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने केवल एक इंटरव्यू दिया था अपने करंट कंपनी में, और इसमें ही मेरा सिलेक्शन हो गया। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें मेरे मैं इस अपने कंपनी का ही मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे एक राउंड हुए थे, 2 राउंड हुए थे। एक टेक्निकल राउंड हुए थे, तो उसमें मेरे मतलब कि मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे पावर बीआई के। और सेकंड टेक्निकल राउंड हुआ था, वो सॉरी सेकंड डायरेक्टर राउंड था, तो उसमें केवल फॉर्मल बातें हुई थी मेरे बैकग्राउंड के बारे में और मेरे एस्पिरेशन क्या हैं, और मैंने ये 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 स्किल्स कहाँ से एक्वायर किए हैं, ये सब, बस। और वैसे मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि हर कंपनी में 2 से 3 राउंड होते हैं। एक टेक्निकल राउंड हो जाएगा, एक मैनेजरियल राउंड होगा, एक एचआर राउंड होगा, जिसमें सैलरी नेगोशिएशन होंगे।
और हो टेक्निकल राउंड में हो सकता है 2 राउंड हो, एक डायरेक्टर राउंड हो जाए या मैनेजर राउंड हो जाए और एक एक और मतलब बेसिक लेवल के ये राउंड हो जाए। तो हर चीज़ अब थोड़ा-सा रेज़्यूमे की बात कर लेते हैं क्योंकि आज के टाइम रेज़्यूमे का बहुत ज़्यादा एक वो बना हुआ है कि एटीएस होता है उसके बावजूद भी सेलेक्ट नहीं हो रहा रेज़्यूमे और मतलब लोग थक चुके हैं रेज़्यूमे बदल-बदल के पर जॉब नहीं लग पाती है। क्या एक रेज़्यूमे एटीएस का हुँ। डिपेंड करता है कि मतलब एटीएस कंपल्सरी है करना या बिना एटीएस के भी काम चल जाता है? और अगर चल जाता है तो एक क्या जनरल फॉर्मेट होना चाहिए? मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जॉब लग सके? तो ऋषभ, देखिए ऐसा है कि आज के टाइम में एटीएस स्कोर है, सबको पता है, तो हो सकता है कि 100 बंदे हैं, 100 बंदे में से पकड़ लेते हैं फॉर एग्जांपल 70% बंदों को पता है एटीएस के बारे में, तो 70 रेज्यूमे एटीएस के आए हुए हैं। अब उसमें से सेलेक्ट करने हैं कुछ ही, उसमें से कुछ ही सेलेक्ट करने हैं। सो फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं 10 बंदों का इंटरव्यू करना है। सो अब बाकी 60% बंदे को तो छांट दिया जाएगा। तो ऐसे इसमें क्या होता है, लक फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि हम लोग जॉब पोस्ट पर अप्लाई करते हैं। सो वैसे रेज्यूमे का फॉर्मेट, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप रेफरल ले लो, अगर जॉब अप्लाई कर रहे हो तो रेफरल ले लो, या तो फिर लिंक्डइन पर कनेक्ट करो, आप अपना नेटवर्क बनाओ। उसमें उसमें क्या होगा कि अगर कोई, फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आ रहे हो, मेरे मेरे से कनेक्टेड हो, मैं आपके स्किल्स को जान रहा हूँ, तो मेरे कंपनी में अगर कोई रोल आती है तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ या रेफरल आपका कर सकता हूँ। बट हाँ, रेज्यूमे एटीएस एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए एट द एंड। सो उसके लिए मैं फॉर्मेट बता दूं कि उसमें जैसे बेसिक अपने डिटेल्स डाले हुए हैं, अपने पोर्टफोलियो लिंक, अपने लिंक्डइन लिंक और अपने ये गिटहब लिंक डाले हुए हैं बेसिक, अपने प्रोजेक्ट मेंशन किए हुए हैं, अपने इंटर्नशिप मेंशन किए हुए हैं। और इसका फॉर्मेट ये होगा कि जैसे कि आपने अपना ये प्रोजेक्ट डाला, तो प्रोजेक्ट में आप ये डालोगे कि आपने मतलब उसमें पहला तो वो होगा हेल्पिंग वर्ब होना, मतलब वो आप रिसर्च कर सकते हो गूगल पर, आप गूगल कर सकते हो कि एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, बट मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उसके फिर कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके बाद रिजल्ट आपने क्या लाया है। फॉर एग्जाम्पल 10% इंक्रीज इन रेवेन्यू, तो ये आपने रिजल्ट लाया है, आपने एनालिटिक्स जो एनालिटिक्स काम आपने किया है उसके थ्रू आपने 70%, सॉरी 10% इंक्रीज इन रेवेन्यू हुआ है कंपनी कंपनी में। सो ऐसे आप ऐसे मतलब इस तरीके से आप एक अपना मेंशन कर सकते हो पॉइंट प्रोजेक्ट में। और सो ये बेसिक फॉर्मेट हो गया एटीएस फ्रेंडली रेज्यूम के। तो हर्षित अब थोड़ा-सा हम पैसे-वैसे की बात कर लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को कहीं न कहीं जो भी करियर में जाना होता है, वो देखता है कि यार पैसा तो थोड़ा-सा अच्छा मिलना चाहिए और अभी डेटा इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो सुनने में भी आ रहा है कि आने वाले टाइम में जॉब्स बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी और सैलरी भी ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो एक सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या रह सकती है एक फ्रेशर डेटा एनालिस्ट के लिए एक स्टार्टअप में, एक एमएनसी में? और अगर हम डाउन द ईयर हम देखें एक्सपीरियंस है अगर 3-4 साल का, तो कहाँ तक जा सकता है? मतलब एक तरीके से फ्यूचर आप बता सकते हो। सो बेसिकली आपका, मैं अगर स्टार्ट करूं एज ए फ्रेशर, सो एक फ्रेशर का एक्सपेक्टेशन मतलब वो तो एक्सपेक्टेशन के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट कितना एक्सपेक्ट कर सकता है। सो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नियर नियर अबाउट थ्री लैक्स, 3 LP आप फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकता है एज ए फ्रेशर। उसके बाद फिर हो सकता है, डिपेंड करता है, अगर आप इंटरव्यू में आप इंटरव्यू में अपने आप को प्रूव कर रहे हो कि हाँ आपके अंदर स्किल्स है, और प्लस कि आपके पास कई सारे ऑफर हैं, तो वो आप नेगोशिएट भी कर सकते हो। बट बेसिकली 3 LPA से मैं कह सकता हूँ ऑन एवरेज स्टार्ट होता है डेटा इंडस्ट्री में पैकेज। और उसका अपर लिमिट जो आप पूछे कि एक्सपीरियंस बंदों का 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो तो आपका 6+ जाता है, मतलब कि आपका कितना कहोगे, 7, 8, 9, 6+ समझो उसको, 6 LPA+। ओके। हम्म। तो हर्षित अब हमने मोस्टली सारी चीज़ें डिस्कस कर ही ली हैं और लास्ट में मैं अगर कुछ हम्म। मिस हुआ हो, कुछ पार्ट मिस हुआ हो जो आप मतलब स्टूडेंट्स को बताना चाहते हो, जो अभी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं पर उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो कुछ आप लास्ट में कुछ बोलना चाहो हम्म। स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, तो इसके लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए मतलब कि सब लोग
सब लोग मतलब कि ये देख के ना आए, मतलब मेरे ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि सब लोग, जैसे कि इस समय बूम है डेटा इंडस्ट्री का, राइट, और एनालिटिक्स आगे आने वाले समय में एनालिटिक्स हर हर कंपनी में एनालिटिक्स अप्लाई होगा, और होना चालू भी हो गया है, क्योंकि डेटा जनरेट हो रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि डेटा इज द ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी। सो हर कंपनी अपना डेटा जो जनरेट हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर रही है, और उसके हिसाब से फिर वो एनालिटिक्स लगा के अपना डिसीजन डिसीजन मेकिंग कर रही है या करेगी आगे आने वाले समय में। तो अभी बात आती है कि हमें कैसे ये डिसाइड करना चाहिए कि एनालिटिक्स इंडस्ट्री में जाना है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये कि हमें मतलब कि डेटा से प्यार हो, मतलब कि डेटा है, तो डेटा को हमें मतलब कि कहीं भी हम कहीं पढ़ रहे हैं तो अगर हमें इंटरेस्ट आता है कि हम नंबर जो नंबर है, फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा कि आज ये कि इतने परसेंट किसी कंपनी के बारे में कुछ डिटेल निकले हुए हैं, तो उस कंपनी का रेवेन्यू इतना परसेंट बढ़ा, या या फॉर एग्जांपल इंडिया में पॉवर्टी इतनी परसेंट है। तो अगर हम इस चीज़ों में हमें इंटरेस्ट आता है कि हम नंबर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी अच्छी बात है कि ये ये चीज़ काम आएगी कि अगर हम नंबर पर ध्यान दे रहे हैं तो एनालिटिक्स में। सेकंड, हमें हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए वो भी एनालाइज करने वाला माइंडसेट होना चाहिए, कि कोई प्रॉब्लम है, उसको रूट कॉज उसके रूट रू उसका मतलब कि प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, उसके रूट कॉज में जाके। तो ऐसा भी माइंड होना चाहिए हमारा, एनालिटिक्स माइंडसेट, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसके रूट कॉज में जाना है, और उसके बाद फिर पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या, उसके उसके रूट कॉज में जाना है कि इस प्रॉब्लम रूट कॉज में गए, देखे कि अच्छा ये प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है ये है, उसके सॉल्व कैसे करने हैं, उसके लिए सॉल्यूशन हमें बनाने पड़ेंगे। तो अगर इस चीज़ में मेरे को मज़ा आता है, चीज़ें एनालाइज करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तब एनालिटिक्स इंडस्ट्री आपके लिए है। तो अगर ये दोनों चीज़ क्लियर हो गया आपका, फिर आप एनालिटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी मज़ा आना चाहिए। उसके बाद फिर आपको टूल एक्वायर करना पड़ेगा, कि हाँ, जैसे पावर बीआई एक टूल है जिसके थ्रू आप कंपनी के डेटा को, मतलब कि सॉरी, कंपनी के कोई कोई आपके कंपनी है उसके प्रॉब्लम को आप पावर बीआई के थ्रू सॉल्व कर रहे हो, तो उसके लिए आपको स्किल एक्वायर करना होगा। और फिर प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, कोई आपने रिपोर्ट बनाया है पावर बीआई में, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम वो हो गया। एक प्रॉब्लम डेटा से हो गया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है। फिर एक प्रॉब्लम कंपनी फेस कर रही है कि उसका रेवेन्यू नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो वो आपको डेटा सेट दे रही है, कि आप डेटा सेट से एनालाइज करो कि मेरे रेवेन्यू क्यों पिछले लास्ट 5 ईयर्स में डिक्रीज कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें मैंने जो डिस्कस की, अगर ये सब चीज़ करने में आपको अगर मज़ा आ रहा है, तब आप एनालिटिक्स में आ सकते हो। क्योंकि फिर अगर आप आ तो जाओगे, लेकिन एक अच्छे डेटा एनालिस्ट नहीं बन पाओगे जब तक कि आप एनालाइज चीज़ों को नहीं करोगे। ग्रेट हर्षित भाई, मतलब ये पर्सपेक्टिव से थोड़ा-सा ज़्यादा आपने डीप में जाके समझाया। तो एक माइंडसेट पे अगर आप काम नहीं करोगे, एनालिटिकल माइंडसेट जब तक आप लोग नहीं लाओगे, जब तक आप इस इंडस्ट्री में आ तो जाओगे, बट एक जो कहते हैं कि इस इंडस्ट्री के होके भी आप नहीं हो पाओगे। तो हर्षित भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करके, डिस्कस करके। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस पॉडकास्ट को ऐड करते हैं। गाइज, आई होप आप सभी को पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ऐसे और पॉडकास्ट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और वीडियो को लाइक करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, और ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसी कौन सी प्रोफाइल है जिसमें आप जाना चाहते हो, ऐसे कौन से प्रोफेशनल है जिनको आप इनवाइट करना चाहते हो, ताकि मैं उनको पॉडकास्ट में लेकर आ सकूं और आपको वो नॉलेजेबल चीजें शेयर कर सकूं आपके साथ, ताकि आप अपने करियर में आगे बढ़ सको। अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लास्ट पॉडकास्ट हमारा एटलैसियन में एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि मैनेजरियल रोल पे हैं, उनके साथ हुआ था, जो कि बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस थे, जो मेरे खुद महाराजा सूरजमल कॉलेज से पास आउट हुए थे, और इवन उनका जो पैकेज है वो करोड्स में है। तो वो वाला पॉडकास्ट अगर आपको चेक करना है, आई कार्ड पे जाके चेक कर सकते हो, काफी अच्छे वहां पे हमें फीडबैक्स मिले हैं। तो इसी के साथ हमें गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।